बच्चों, हम हमारी पुस्तिका का अध्याय 8 पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है हास्याकरण से निपटना। और इस अध्याय के तहत हमने 2 भाग पढ़े, जिसमें हमने हास्याकरण से निपटने के लिए मौलिक अधिकारों की बात की, और साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि सरकार के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना किस प्रकार से की जाती है, यानी आरक्षण व्यवस्था की बात की। साथ ही हमने कुछ कानूनों के बारे में भी अध्ययन किया। इस पूरे पाठ को आप बच्चों अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आप इसको अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे तभी हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भलीभांति कर पाएंगे, क्योंकि आज का हमारा जो भाग है वह है इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का है। और अभ्यास प्रश्न आप तभी अच्छे प्रकार से कर पाएंगे जब आपने इस पूरे अध्याय को भली भांति पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को। आप अपनी कॉपी पेन निकाल के एकदम प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिखिए और इनका बार बार में लिखकर अभ्यास कीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि हमें ऐसे 2 मौलिक अधिकारों की बात करनी है जिससे दलित समुदाय के द्वारा समानता के लिए बार बार में प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे जो 2 मौलिक अधिकार हैं बच्चों, उसके तहत हम समानता का अधिकार देख लेते हैं। समानता का अधिकार जो हमारे अनुच्छेद किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 14 के तहत हमें समानता का जो अधिकार प्रदान किया गया है, मौलिक अधिकार, उसके तहत कहा गया है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस मौलिक अधिकार के तहत जो दलित वर्ग हैं वो समतापरक व्यवहार और प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार के ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि ये मौलिक अधिकार समानता का अधिकार प्रदान करता है और जाति के आधार पर भेदभाव को अपराध घोषित करता है। ठीक है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है, इसके तहत बच्चों ये भी कहा गया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। ये हमारे समानता के अधिकार के तहत ही आता है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है उसके तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि ये जो हमारा अधिकार है बच्चों, ये अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया है। इसके तहत हमें अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, देश के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है, व्यवसाय, पेशा या फिर कारोबार की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो हम बात कर सकते हैं कि ये जो 2 मौलिक अधिकार हैं, ये जो दलित वर्ग है उनके प्रतिष्ठा और सम्मान पूर्वक जो व्यवहार है उसको स्थापित करने में दोनों ही मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, जो रत्नम ने 1989 के कानून के तहत शिकायत दर्ज क्यों करवाई। हमने रत्नम की कहानी पढ़ी थी बच्चों, केस स्टडी पढ़ी थी। याद करो कि जो रत्नम था, जिसके गांव के अंतर्गत जो पुजारियों के पैर धोकर जो धोवन प्रथा की जाती थी, जो धोवन रस्म थी, वो मना कर दी गई थी और उसके तहत जो समाज के द्वारा उस पर शोषण किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसके लिए रत्नम ने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 था, उसके तहत उसने शिकायत दर्ज की थी। तो इसके ये पूछा गया है कि इस ही कानून के तहत रत्नम ने शिकायत क्यों की थी। तो क्योंकि यह जो कानून है ये समाज में अनुसूचित जातियों के खिलाफ हो रहे अपमान, भेदभाव, शोषण पर अंकुश लगाता है। यानी कि इसके माध्यम से प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो दलित वर्ग के साथ में अपमान करेगा, भेदभाव करेगा या उसका शोषण करेगा, उसको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, उसके ऊपर दंड का प्रावधान या उसे सजा दी जाएगी। इसमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से व नैतिक रूप से प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को सजा का प्रावधान है। तो जो रत्नम के साथ में भी तो ऐसा ही हो रहा था, उसके साथ में लगातार शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसलिए इसमें ये प्रावधान है सजा का, इसीलिए रत्नम ने इस कानून का सहारा लिया। ऐसे सभी कृत्यों व आचरणों को दंड की श्रेणी में माना गया है जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप न हो। यानी कि सारी चीजें रत्नम के बिल्कुल रत्नम के अनुसार है, इसीलिए रत्नम ने इस कानून का सहारा लिया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जो सीके जानू है, जो कि कार्यकर्ता है, आदिवासी कार्यकर्ता,
और आदिवासी कार्यकर्ताओं के को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून को इस्तेमाल कर सकते हैं? इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है? बच्चों, हमने इस कानून के तहत 3 प्रकार के अपराधों की सूचियां देखी थी। पहली सूची के अंतर्गत हमने ये देखा था कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से जो भी कृत्य किए जाते हैं जिससे कि मानवीय प्रतिष्ठा धूमिल होती है, उनको अपराध माना गया है। दूसरा, हमने अपराधों की सूची के अंतर्गत ये देखा था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो संसाधन थे उनको जो जोर जबरदस्ती छीना जाता है उसको भी अपराध माना गया है। और तीसरा, हमने महिलाओं के शोषण की जो सूची थी उसको देखा था। तो इन सूचियों के तहत हमने बात की थी दूसरे वाली में, यानी कि संसाधनों को छीनने की, जो जबरदस्ती छीनने का जो है अपराध, उसके तहत आदिवासियों ने भी इस कानून का सहारा लिया है। आदिवासियों के इस कानून के सहारे के तहत उन्होंने क्या कहा है भाई, 1989 के अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या फिर उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है कोई भी व्यक्ति, या फिर कोई खेती करता है या अपने नाम पर उस जमीन का स्थानांतरण करवाता है, तो उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाती है। इस अधिनियम के माध्यम से आदिवासी कार्यकर्ता जो कि सीके जानू थी, उसने अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं, यानी कि आदिवासी जो कार्यकर्ता हैं इस आधार पर इस कानून का सहारा लेते हैं। चौथा प्रश्न है, आपकी राय में दलितों और आदिवासियों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए आरक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण बताइए। बच्चों, ये जो प्रश्न है ये आरक्षण के महत्व के ऊपर क्या करता है, प्रकाश डालता है, यानी कि आरक्षण का जो महत्व है उसका आपको कारण बताना है। क्या बताना है हमें कि जो आरक्षण है उससे समाज के जो भी तबके होते हैं, इन तबकों का मतलब बच्चों जो भी दलित और आदिवासी, इन तबकों से मतलब है दलित और आदिवासी को सामाजिक न्याय प्रदान की जाती है। आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय प्रदान की जाती है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, समाज में सभी न्याय का बराबर वितरण, यानी कि समाज में सभी लोग क्या हों, बराबर हों। तो जो लोग निम्न तबके के हैं, यानी जिनकी समाज में स्थिति निम्न है, उनको समाज में बराबर लाने के लिए, सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए आरक्षण की जो नीति है उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि आरक्षण के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में या फिर सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी लोगों को बराबर का अवसर प्रदान किया जाता है, यानी कि जो बहुलवादी लोग हैं उनके बराबर लाने के लिए अल्पसंख्यकों को और अनुसूचित जाति जो लोग हैं उनको भी आरक्षण के माध्यम से अवसर की समानता प्रदान की जाती है। तीसरी बात, समाज में भेदभाव के खात्मे के लिए भी आरक्षण जरूरी है, क्योंकि आरक्षण के माध्यम से ही समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है और उनके अंतर्गत सामाजिक स्तर में भी उनके लगातार उन्नति हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, भेदभाव कम होता जा रहा है। तो ये सारी कारण हैं जिससे कि आरक्षण का महत्व बढ़ जाता है। पांचवा प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षिक उत्थान हेतु भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? बात की गई है अल्पसंख्यकों की, यानी कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक उत्थान की बात की गई है। बच्चों, इसके लिए हमने जो संविधान के तहत अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 की बात की थी, तो हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 के तहत संविधान के अंदर ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, यानी उनकी जो भाषा है, उनकी लिपि है, उनकी संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार के माध्यम से ऐसी नीतियां बनाई जाएंगी जो कि इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का बचाव करे, उनको बचा कर रखे, उनका संरक्षण करे। दूसरा है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है बच्चों, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। ये बात कि इन अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो विभिन्न प्रकार के विद्यालय और कॉलेज खोलने की, स्थापना करने की छूट मिली हुई है, साथ ही उन्हें प्रशासन करने के लिए भी अधिकार प्राप्त हुए हैं। कौन से अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 30 के माध्यम से। इसके अलावा एक और अनुच्छेद है बच्चों, अनुच्छेद 350A। इसके अंतर्गत सरकार को दिशा निर्देश दिया जाता है कि शिक्षा में प्रारंभिक चरण पर मातृभाषा
पढ़ाए जाने की सुविधाएं दे। जो भी बच्चा अपनी जन्म से जो बोली बोलता आ रहा है उस भाषा के अंदर उसे जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो देने का प्रावधान किया गया है 350 ए के अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये जो कुछ अनुच्छेद हैं जिसके माध्यम से संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक उत्थान के लिए प्रावधान किए गए हैं। छठा प्रश्न है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कैसी नीतियां लागू करती है। यानी कि बात की गई है सामाजिक न्याय की, और सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं वो किस प्रकार की हैं। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए कई स्थानों में दलित और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें, और मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। कुछ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि असमानता को खत्म किया जा सके। आरक्षण की व्यवस्था भी इस तरह की एक महत्वपूर्ण नीति है। इसके अंतर्गत बच्चों सामाजिक न्याय स्थापना के लिए पहली बात की गई है, कुछ ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे इसमें छात्रावास की बात की गई है। इस शिक्षा के अंतर्गत बच्चों छात्रवृत्ति भी दी जाती है, ऐसी कुछ योजनाएं हैं। साथ ही कुछ सुविधाएं हैं, कुछ कानून हैं, कानूनों की हमने बात की है। जो कुछ प्रमुख कानून हैं वो भी सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। साथ ही आरक्षण की जो व्यवस्था है वो भी सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति होती है। सातवां प्रश्न है बच्चों, आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। अभी हमने सामाजिक न्याय स्थापना में आरक्षण की नीति का बात की, अब ये नीति काम किस प्रकार करती है, यानी कि इसकी प्रक्रिया के बारे में आपको लिखना है। देश भर के सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों की अपनी अपनी सूचियां होती हैं। इसी तरह एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थान में दाखिल लेने के लिए या जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं उन्हें जाति और जनजातीय प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति और जनजाति का सबूत देना होता है। यानी हमने बात की थी कि हमें हमारी जाति और जनजाति का एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, और वह प्रमाण पत्र हमें हमारी शैक्षिक संस्थाओं में भी लगाना होता है फॉर्म के साथ में, साथ ही जो नौकरी के फॉर्म होते हैं उनके साथ में भी लगाना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति के उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ मिलता है, यानी कि वह उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। तो इस प्रकार से ये आरक्षण की जो प्रक्रिया है ये कार्य करती है। समझ में आया? तो बच्चों हमने कुल 7 जो प्रश्न पढ़े, ये सातों की सातों प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न थे, यानी बड़े प्रश्न थे जिनका हमें निबंध के रूप में जिनका लिखकर उत्तर देना था। और ये प्रश्न आप लिखने के लिए बच्चों बार बार प्रयास कीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको लिखने का अभ्यास होता रहे, क्योंकि प्रश्न जब ही हम लिख पाएंगे परीक्षा में जब हमें प्रश्न को लिखने का अभ्यास होगा। तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ में हमारी पुस्तक की जो चौथे नंबर की इकाई थी वो भी समाप्त होती है। अगले हम पढ़ेंगे हमारे इससे आगे वाली जो इकाई होगी वो होगी जन सुविधाओं के माध्यम से सरकार किस प्रकार से लोगों का हित कर रही है, यानी कि कौन कौन सी जन सुविधाएं सरकार के द्वारा लोगों को प्रदान की जा रही हैं। तो बच्चों वो हम पढ़ेंगे आगे के अध्याय में। तब तक के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।